नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने तमाम तरह की योजनाओं का जिक्र किया है। यूपी के विकास के लिए किए जाने वाले कामों को गिनाया है और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि यूपी में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। यानी सीएम योगी का संदेश बिल्कुल साफ है, प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही विकास में किसी तरह की बाधा आने दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने यह भी दावा किया है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अब 70,000 को पार कर चुकी है। इसका मतलब औसतन हर व्यक्ति साल में 70,000 रुपए कमाता है। इस बीच ध्यान रखने की बात यह है कि जानकारों के मुताबिक देश में प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए के आसपास बनी हुई है, जिसका मतलब है यूपी में रहने वालों की इनकम में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उधर दूसरी तरफ विपक्ष के हिसाब से उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि प्रदेश विकास की जगह विनाश की तरफ जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि विकास के दावे सच हैं या विपक्ष के रवैये में सच्चाई है। इसी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश हम अगले 1 घंटे की बहस में करने वाले हैं और यह जानने की हम कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे की बहस में कि आखिर प्रदेश की सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है और क्या प्रदेश सरकार के दावों से, योगी सरकार के दावों से विपक्ष के दावे मेल खाते हैं या कहीं ना कहीं विपरीत जाते हैं। तो इसमें सीएम योगी ने संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं संकल्प लेता हूं कि किस तरह से प्रदेश को मैं विकास के पथ पर आगे ले जाऊंगा और हर वक्त आगे आकर काम करने की सख्त जरूरत होती है। अपराधियों को नहीं मिलेगा कोई भी विकल्प, यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कह दिया है। सीएम योगी की 2 टूक साफ है बिल्कुल और हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ा होगा इस पर बहस करने के लिए। इस पर हम बातचीत करेंगे तर्कों के आधार पर। अनीता अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ होंगी, अजय अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ होंगे, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ेंगे और महेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले महेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से प्रदेश की सरकार का यह कहना है कि हम लगातार विकास कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बार बार सामने आते हैं, राहुल गांधी सामने आते हैं, अजय लल्लू भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं और मायावती भी, हर कोई सामने आकर लगातार ये गिनाने पे जुटा हुआ है कि प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं सफल हो गई है, जंगल राज कायम हो गया है। क्या लगता है दावों में सच्चाई किस तरफ ज्यादा है? देखिए आलोक जी, जो मुख्यमंत्री ने दावे किए हैं ये वास्तव में जब वो सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, भाजपा की सरकार बनी थी, तब शुरू में ये बातें करते, ये दावे करते और ये वादे करते, तब तो इन बातों का कुछ महत्व होना था। पिछले 4 सालों में तकरीबन 4 साल इनको सत्ता में आए हो चुके हैं और अपराध लगातार बढ़े हैं और दिक्कत ये भी है कि इसके साथ में जो न्यायिक दंड जो होता है उसके अलावा उसके इतर फर्जी एनकाउंटर लगातार हुए हैं। लगातार ये दावे किए गए कि सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या जेल में गए हैं, तब भी लगातार एनकाउंटर होते रहे हैं और एनकाउंटर जो होते रहे हैं उनका एक बाकायदा खास पैटर्न रहा है ज़्यादातर एनकाउंटर का कि उनको इसी तरीके से होते थे, पैर में ही गोली लगती थी, इस तरीके, यानी जिसके ऊपर अगर शंका उठाई जाए तो उन शंकाओं में काफ़ी दम दिखती है। और दूसरी बात, एनकाउंटर को मुख्यमंत्री ने बाकायदा विधानसभा में एक सरकारी नीति के तौर पर भी घोषित किया कि ये ठोके जाते रहेंगे, अपराधी ठोके जाते रहेंगे। देखिए एनकाउंटर एक होता है, एक वो परिस्थितिवश होता है एनकाउंटर, मुठभेड़ होती है जहां अपराधी आमने सामने पड़ गए, अपराधियों से पुलिस आमने सामने पड़ गई, वहां पर एक एनकाउंटर की स्थिति होती है। वो एक सरकारी नीति का हिस्सा नहीं हो सकता है। सरकार के जरिए किसी को दंड देना है तो उसका जरिया एनकाउंटर नहीं हो सकता है। दंड देने का अधिकार अदालत को होता है और उसकी एक बाकायदा प्रक्रिया होती है। यह नहीं हो सकता है कि वही थानेदार को ही आप न्यायाधीश का अधिकार दे दें। ये संभव उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो पिछले 4 सालों में तो लगातार इनके अपराध बिल्कुल चरम पर रहे हैं। अगर ये मुख्यमंत्री ये बात बोल रहे हैं तो उनको जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं उसके आंकड़े पेश करने चाहिए, उसके आंकड़े रखें, उसके बाद में फिर बताएं कि हाँ ये अपराध कम हुए हैं। तो ये तो अब कम हुए हैं ये तो कहने रहे, ये कह रहे हैं कि अपराध रोके जाएंगे। भाई अब तो आखिरी साल आ गया। जिस तरह से जब पहले साल सरकार बनती है तो शुरू के 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक जब भी सरकार के ऊपर कोई सवाल उठता है तो ठीक है, समझ गया आपकी बात तो ये तब तो ये कहा जाने लगता है कि भाई अभी सरकार आई है, अभी थोड़ा काम करने का मौका दीजिए, आप के लिए भी जल्दबाजी है। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह जब आखिरी साल आ चुके हैं तो अब ये पहले साल वाला वादा करें और दावा करें ये उचित नहीं है। अब तो उनको बताना चाहिए कि अपराध आपने कितने रोके,
ठीक और विकास हुआ तो कितना हुआ। कपीश जी, जिस तरह से प्रदेश की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हम तो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा जो विकास का पहिया है वो लगातार बहुत ही तेजी के साथ घूम रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो तो बिल्कुल भी सहमत दिखाई नहीं देते कई बार। देखिए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने जब आज अपना भाषण दिया है उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वागत है। यूपी जी संस्थापना दिवस पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शुभकामनाएं देते हैं कि आज इस महान प्रदेश के वो मुखिया हैं हमारे। और उन्होंने एक बात आज ये कही कि उत्तर प्रदेश जो है वो हर मामले में उसका विकास हुआ है, तो पार्टली उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही, ये मैं आपके मन से कहता हूँ। और इसलिए कहता हूं कि अपराध में बढ़ोतरी हुई है, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है, किसानों के ऊपर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है, किसानों को जो गन्ना मूल्य मिलना था वो नहीं मिला, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हकीकत में जो विकास समृद्धि सुख माना जाता है उसमें उत्तर प्रदेश का विनाश हुआ है। ये मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो एकदम सत्य है। अब उसके पीछे मेरे तथ्य और आंकड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय जो निकलती है वो अर्थशास्त्र के अंदर जिस तरीके से निकलती है, शुक्ला जी निश्चित आप तो जानते होंगे और आप हमसे सहमत हो जाएंगे। इसमें अमीर और गरीब सबकी आय जोड़ने के बाद एक औसत आय निकाली जाती है। जब मान लीजिए कि अमीरों ने बहुत पैसा कमा लिया और जब आप उन अमीरों के पैसे को एक रिक्शे वाले के पैसे से, ठेले वाले के पैसे से साथ में जोड़ करके उसमें भाग देंगे, आप लघुत्तम निकालेंगे, तो निश्चित रूप से एक ठेले वाले की आय भी उसी के आय से जाके जुड़ जाएगी। तो मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूं कि इसको आंकड़े में मत फंसाइए। देश में चरम सीमा पे बेरोजगारी है, 40% की बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश के भी अंदर बेरोजगारी उसी लेवल पे है, क्योंकि देश का प्रतिरूप है हमारा उत्तर प्रदेश, और यहाँ से सबसे ज्यादा लोग रोजगार करने के लिए बाहर जाते हैं जो बेरोजगार होकर के वापस लौटे। और ये कोरोना काल से पहले भी हुआ जब ऑटो सेक्टर के अंदर चीजें आई थी। मैं इस वजह से कहना चाहता हूं 4 लाख करोड़ रुपए के एएमयू सिग्नेचर हुए थे और इन्होंने कहा था कि इन्होंने पूरा वो कॉरिडोर लगाया था और तमाम कंपनियां आ रही थी, जिसमें से 1 रुपए ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी कंपनी आई और किसने लगा दिया। आपने रेटिंग लेने के लिए अपने नियमों में जो कमी की, जो तमाम नियम सख्त थे उसको आप हल्का किए कि कारपेट आप बिछा देंगे तो शायद आ जाए, तो उसमें आप जरूर आंध्रा के बाद सेकंड नंबर पे यूपी आई, लेकिन वो आंकड़े हैं खाली, लेकिन आपके पास फिर भी जो है वो कंपनियां नहीं आई, इन्वेस्टमेंट नहीं आया। यही सच्चाई ईज ऑन डूइंग में तो दूसरे नंबर पर आ गया था उत्तर प्रदेश। ये इसीलिए तो कह रहे हैं ईज ऑन डूइंग बिजनेस जो है, शुक्ला जी वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमारे नियम कानून की शर्तें हैं, जिसको हम जब आसान कर देते हैं लोगों को आने के लिए, तो उन नियमों जैसे 182 नियम में से 180 नियम हमने मान लिए, 2 नियम हमने केवल नहीं माने, बाकी प्रदेश जो है वो 80 भी नहीं मान रहे हैं और फिर भी उनके यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो पंजाब है चाहे महाराष्ट्र है। मैं सिर्फ इस बात को आपको रखना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो आंकड़ा दिया है उसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है। इन्होंने ये दिखाया कि जो राय आई थी कि ये कर दिया जाए तो वो बेहतर होगा गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उनमें हमने 180 बातें मान ली है, लेकिन बावजूद उसका क्या लाभ हुआ, हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारी बहन बैठी हुई बता नहीं पाएंगी। मेरे पास तो गाथा है, विनाश की गाथा है भाई। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हीनियस क्राइम जो है वो 7.30% बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में नंबर 1 है, बच्चों के अपराध में नंबर 1 है, और आर्थिक भ्रष्टाचार जो साइबर क्राइम है वो 35% बढ़ चुका है। तो ये सीधे आंकड़े एनसीआरबी के, समाजवादी पार्टी कोई आंकड़ा बनाती नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ये सरकारी आंकड़ों का खेल है जो हमने आपके सामने रखा है। ठीक है, जवाब बाद में मैं जी ठीक है। अनीता जी, जिस तरह से कपीश जी ने यहाँ पर तमाम आंकड़े सामने रखे और ये लगातार अखिलेश यादव भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि प्रदेश विकास में नंबर 1 नहीं है। उन्होंने जो आंकड़े गिनाए उनके हिसाब से जो अविकसित किसी राज्य के पैमाने होते हैं उनमें प्रदेश नंबर 1 जा रहा है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष जानबूझकर गुमराह कर रहा है या योगी सरकार अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब इनसे कहिएगा शांति से सुने, इनको हमने बहुत शांति से सुना है, ये भी हमको थोड़ा शांति से सुन ले। बोलिए।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों में अब ये जो कह रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं, इनको ये बताना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी सरकार जब थी तब अपराधियों के मुकदमे नोट ही नहीं होते थे। लोग मुकदमे कराने, लोग वहाँ पे पुलिस उनका भी मुकदमे नोट ही नहीं करती थी। हमारे यहाँ ऑनलाइन भी मुकदमे नोट होते हैं। और दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, अपराधियों को जो संरक्षण दिया जाता था, जो मंत्री बना के बैठाते थे, जो आप आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे करते थे, उन सब पे हमने लगाम लगाई है। उन सबको हमने, आज इनको दर्द इसीलिए है कि क्यों ये अपराधियों पे लगाम लगा रहे हैं, क्यों अपराधियों को, क्योंकि सारे अपराधी तो इनके संरक्षण में रहे हैं। अपराधियों को ये टिकट देते रहे, अपराधियों को आगे बढ़ाते रहते। अभी भी उपचुनाव में इन्होंने अपराधियों को टिकट दी है। देखिए, जनता को मालूम है, जनता अच्छे से समझ रही है कि अपराध को 4-5 साल में अपराधी नहीं आ गए हैं। ये अपराधियों को संरक्षण जो इतने सालों से देते आ रहे हैं, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद है। और आज योगी सरकार उन अपराधियों पे लगाम लगा रही है और देश के विकास के, उत्तर प्रदेश को विकास को आगे बढ़ा रही है। और एक मैं बात और कहना चाहती, कोरोना काल इतना महासंकट काल था जिसके लिए योगी सरकार ने दिन रात एक करके लोगों की सेवा की है। और उसमें भी विपक्षी दलों ने राजनीति की, ये बहुत ही गलत बात है। कम से कम उस समय भी जनता का साथ ना देकर इन्होंने राजनीति किया। ये चीज जो है लोग, जनता को समझ में आ रही है। और जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वहां से उनसे कहा गया कि वहां से बच्चों को ला दीजिए कोटा से, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया नहीं। और हमारी सरकार ने कोटा से बच्चों को लाकर उनके घरों तक पहुंचाया। और दिल्ली में लोगों को, मजदूरों को ऐसे ही छोड़ दिया, बेचारे अपने परिवार के साथ कैसे आए, और कैसे हमारी सरकार ने उनको संरक्षण दिया, उनको खाना पीना दिया, उनके साथ उनकी हर व्यवस्था की। तो आज जो इस संकट काल में योगी जी का रूप देखा है, लोग, जनता को समझ में आ रहा है कि हर संकट में, हर सुख में, हर दुख में ये सरकार हमारे साथ रही है। और विपक्षियों ने हमेशा राजनीतिकरण किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों के जो हौसले बुलंद हुए हैं वो, क्योंकि हमारी सरकार 14 साल बाद आई है और ये 4-5 साल में अपराधी पैदा नहीं हुए। आप भी समझ लिया, लोग जो, इन लोग को भी समझना पड़ेगा इस बात को कि जो इन्होंने इतने संरक्षण देके उनके हौसले बुलंद किए, उसी का नतीजा है। ये जो है इनको समझना चाहिए। आज विकास हमारे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी में हमने काफी कुछ लगाम लगाई, काफी, देखिए सरकारी नौकरियां ही रोजगार नहीं होती हैं। हमने सब रोजगार देने की पूरी कोशिश की है। और हमने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत बनाने की व्यवस्था करी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो नौकरियों के लिए लोग बोलते हैं, तो आज देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो बेरोजगार हो। आप अपने मोहल्ले में देखिए, हमारे हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है, खाली कोई नहीं बैठा है। केवल एक सरकारी नौकरियां ही सभी, जो सरकारी नौकरियां भी हमने बहुत दी है, हमने शिक्षकों में दी, हमने पुलिस भर्ती में दी, हमने, अब मेरे पास आंकड़ा में निकाल के भी सब सुनाते, हमने कहाँ नौकरियां दी है। तो ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरियां भी नहीं दी, हमने सरकारी नौकरियां भी दी है, वैसे भी रोजगार दिए। और लोग आज अपने रोजगार कर रहे हैं। आप अपने मोहल्ले में देखिए, किसी मोहल्ले कोई, हम बता दो, बेरोजगार अपना छोटा रोजगार कर रहा होगा, बड़ा, लेकिन रोजगार सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई बेरोजगार है। हाँ, देखिए संकट काल में थोड़ा जो संकट आया उसको योगी जी ने थोड़ा उभारा है। उसमें विपक्षियों ने जो राजनीति की है वो जनता ने अच्छे से देखी है। ठीक है, अजय जी आपके पास आएंगे। आपसे प्रश्न यही बनेगा कि जिस तरह से योगी सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन एक तरफ अजय लल्लू ने मोर्चा संभाल रखा है, एक तरफ प्रियंका गांधी जी ने भी अपना मोर्चा संभाल रखा। वो भी बिल्कुल साफ तौर पर बोल रही हैं कि प्रदेश में कहीं पर भी विकास दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ जंगल राज दिखाई देता है। क्या सच्चाई है? आलोक जी, अपराध प्रदेश, महिला उत्पीड़न नंबर 1, बच्चों से बलात्कार, युवा बेरोजगार, किसानों पे अत्याचार और पुलिस वालों की शहादत भी अपराध में नंबर 1। और मैं सुन रहा था अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को, मैं तो ये बोलूंगा, झूठ बोले कौवा काटे। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यूपी दिवस वाले दिन अच्छा होता मेरी बहन भी स्वीकार करती कि इन 4 वर्षों में अपराध बढ़ा है। अच्छा होता मेरी बहन बोलती कि कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद इन्होंने गलत काम किए, उन्हें सजा मिली, हमारी पार्टी के थे। अच्छा होता मेरी बहन बोलती कि हम रोजगार नहीं दे पाए। अच्छा होता मेरी बहन ये ना बोलती कि आंकड़े मैं बताती हूँ, आंकड़े बताते मेरी बहन
कि कितने रोजगार दिए और किन किन क्षेत्रों में दिए। आप गूगल पे सर्च कर लें, अभी 1 घंटे की डिबेट है। बहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बहन जी, एक सेकंड अनीता जी आएंगे आपके पास। अनीता जी आपके बीच में नहीं बोले, इतना उत्तेजित ना हो मेरी बहन, अभी तो बहुत सुनना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ अजय अरोड़ा बोल रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश बोलेगा और पूरा उत्तर प्रदेश आपसे प्रश्न करेगा, उसका उत्तर मेरी बहन आपको देना पड़ेगा बिना उत्तेजना के। उत्तर देने से घबराए मत, उत्तर देखिए देखो आप पीछे बोल रही है, उसमें डिबेट की गरिमा खराब होती है बहन, अनीता जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, एक सेकंड होती है। उत्तर प्रदेश की बहन करो बात, आज उत्तर प्रदेश से आप आती हो, क्या आप आईने में देखो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की दशा है। आईना क्या तस्वीर दिखाता है जब उत्तर प्रदेश देखती है मेरी बहन सुबह उठ के। आईना बोलता है मेरी बहन कि मैं अपराध प्रदेश हूं, उत्तर प्रदेश नहीं हूं। और इन 4 वर्षों में जो इतिहास बदला है उत्तर प्रदेश का, क्राइम में, अपराध में, महिला उत्पीड़न में, भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। ये बोलो मेरी बहन, आज आपको ये बोलना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा मेरी बहन। मैं इनका जवाब दे रही हूँ। आलोक जी ठीक है, छोटा सा ये आप बहुत कह रहे हैं, इनको राजस्थान में देख लीजिए मुख्यमंत्री उनके क्या करते हैं, जाके अपराधियों के बीच में उनको सीधा संरक्षण दे रहे हैं, पूरे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको भगाने का काम करते हैं। यहाँ तो 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा जाता है। और सबसे बड़े रोजगार की बात है, मेरी बहन 3 आंकड़े हाथरस क्या हुआ बहन, सामने आ गया। हाथरस की कितने दिनों में हो रही है, सीबीआई जांच हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। आपने क्या किया, आपने आपके ऑफिस लोग माफ नहीं करेंगे, ऐसे आप बोलोगे बहन, लोग माफ चलिए नहीं ठीक है। करेंगे। कपिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बीच में, कपिल जी। आपको बता दूं किन किन विभागों में हमें नौकरियां दी हैं। अनीता जी आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड रुकिए। नहीं आप आंकड़े सुन लीजिए ना, ये आंकड़े कह रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ। पुलिस आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ अनीता जी, आपके ही पास आ रहा हूँ। इसके बाद 1 सेकंड बस रुक जाइए, कपिल जी भी कुछ यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, कपिल जी की बात आ जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, अनीता मेरी बात सुन लीजिए। अनीता जी एक सेकंड सुनिए बोर्ड में भी हमने नौकरियां। अनीता जी अब मेरी आप बात सुन लें। देखिए ऐसा है कि आपके समय में मैंने एकदम नहीं बोला, और आपको समय जब मिलेगा सारे आंकड़े प्रस्तुत कीजिएगा। अब मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, उसको आप सुनेंगी, और उसके बाद जब आपका समय आएगा तो उसमें आप जवाब दें, क्योंकि हम दोनों ही अधिवक्ता हैं, कम से कम ये गरिमा समझते हैं मेरिट की बात पे। अब मैं आलोक जी आपके सामने तथ्य रखूंगा कि इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और संज्ञेय अपराध हुआ करते थे, और समाजवादी पार्टी की जो थानेदार थे उस समय के, वो दर्ज नहीं किया करते, और आज इनके वाले में दर्ज होने लगा है, इसलिए ये ज्यादा चीजें निकल के आई। हम तथ्य के आधार पर बात करेंगे बहन, मेरिट की बात कीजिएगा मुझसे। देखिए दामिनी केस जब हुआ था तो उस समय हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, और जिसमें जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किया गया था, और उन्होंने आईपीसी के सेक्शंस में भी, प्रोसीजरल कोर्ट में भी, और किशोर न्याय अधिनियम के अंदर भी उन्होंने उसमें चेंजेस किए और संशोधन किए थे, जिसमें कि 66 सीआरपीसी के तहत जोड़ी गई थी कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो ऐसी दशा में पुलिस वाले उसको दर्ज करेंगे, और नहीं करेंगे तो सस्पेंशन फॉर सर्विसेज हो जाएगी, और उसमें क्षेत्र भी नहीं देखा जाएगा, कोई भी ये नहीं देखा जाएगा कि थाना कौन सा होगा। बिल्कुल, एक तो मैंने ये संशोधन बताया, याद है मुझे। दूसरी, हमारी बहन चूंकि खुद अधिवक्ता है और हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर है, हो सकता है चूंकि अपीली कोर्ट में है इसलिए ये नीचे का विचारण न्यायालय ना जान रही हूँ, तो वो मैं अवगत करा दूं कि सीआरपीसी की धारा 156(3) बनी हुई है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के अगर हक पर पुलिस नहीं सुनती है, कोई संज्ञेय अपराध घटा है और या असंज्ञेय अपराध घटा हो, तो भी आप माननीय न्यायालय में 156(3) के अंदर जा सकते हैं, और 156(3) के अंदर अगर प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो माननीय न्यायालय आदेश करती है और उस पर ये एफआईआर रजिस्टर होती है, और वो भी एनसीआरबी के आंकड़े में चढ़ती है। बल्कि इसमें जो विवेचना होती है उस विवेचना पे भी निगरानी का पावर माननीय कोर्ट को होता है, निगरानी करती है, इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती है न्यायालय। तो हम ये बहुत बारीकियां आपके सामने रखते हैं, इसलिए आपके झूठ की पुलिंदे को मैंने खोल के रख दिया है। अब जनता विचार कर लेगी कि बहन सही कही या बहन का भाई सही कहा। दूसरी बात सुन ले, अरे सुन ले, अभी तो बहन आपकी शुरुआत मैंने की है, अभी कहाँ, छोटा बोलिए थोड़ा। मैंने इसलिए तथ्यवार बताया है कि ये देखिए एडवोकेट है, ये इधर उधर गुमराह कर देती, इसलिए मैं जानता हूं ना
इसलिए मैंने बता दिया। दूसरी चीज बहन, जो आप कोरोना के अंदर के आंकड़े बता रही हैं कि आपने बसेस चलवा दिया, उन्होंने इनकार कर दिया था, तो हमें एक बात बताइए ना कि ये अचानक गलत फैसला क्यों ले लिया गया? नहीं मालूम था क्या कि लोग के बच्चे वहां फंसे हुए हैं, दिल्ली में तमाम मजदूर फंसे हुए हैं। जब आप उनको संक्रमित करा ली तो बस भेजने लगी, उसके बाद गांव गांव संक्रमण लेके आ गई। भारत आज ऐसा ही नहीं 2 लाख लोगों को काल के गाल में सुखवा दिया। तो ये आपकी सरकार का फैसला ही गलत था। फरवरी में जब विपक्षी नेता सदन के अंदर ये मामला उठाए तो आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते थे कि ये लोग को डरवा रहे हैं भारत को, और चीन में नंगा नाच कोरोना का चल रहा था नवंबर से। अगर आपने केवल हमारी उड़ानें बंद कर ली होती, हमारे थल सीमाएं सील कर दी होती, तो ये कोरोना का लॉकडाउन नहीं करना पड़ता। ये टोटल फेलियर आपका सरकार है जिसका आप गाथा मत गाइए। मैंने तो आपको तथ्यवार काटा है, अगर इसके तथ्य से आपको कुछ अवगत कराना हो तो कराइए। और अभी तक आपकी ठीक है, जवाब ले लीजिए। आपकी जितनी निकाली गई सर्विस है, जवाब ले लीजिए। ठीक है कपिल जी, ठीक है ठीक है, जवाब सुन लीजिए। कपिल जी, आपने बताया, आपने कहा 156 में 156 दिन में हम जानते हैं कि मुकदमा, लेकिन सबसे बड़ी बात है बहुत से ऐसे लोग हैं जो 156 में नहीं जा पाते। थाने में जाते हुए लोग डरते थे, थाने में आपके पुलिसकर्मी जो हाल करते थे वो सबको मालूम है। और दूसरी बात, लड़कियां स्कूल जाना बंद कर दी थी, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी, लड़कियों ने घर बैठना शुरू कर दिया था। आपको शायद अच्छे से याद होगा, और आपको ये भी याद होगा कि आज जो हमने घर जो शौचालय की व्यवस्था की इसी वजह से की थी कि लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कतें हो गई। और पहले सुन लीजिए, सच्ची बता रही हूँ, सुन लीजिए पहले पूरी। कपिल जी सुन लीजिए ना, आप भी एक बार सुन लीजिए ना, एक बार पूरी बात। कपिल जी देखिए, कपिल जी सुन लीजिए, पहले रिएक्शन बाद में दीजिए। कपिल जी जवाब तो सुन लीजिए। अभी हम सुन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। इनसे कहिए कि आंकड़ों से बात करें, गलत आप ही ने बोला ना, आप ही ने बोला पहले। लेकिन अगर वो कुछ अच्छा, अगर इनकी सरकार कुछ अच्छा कर रही तो वो तो फिर उसकी बात करेंगी ना यहाँ पे। कपिल जी क्यों नहीं गिनाएंगी वो? हाँ तो एक बार पहले उनको बता तो लेने दीजिए। तमाम विद्यालय बंद हो गए, उस समय आप लोगों ने कितना मजाक बनाया जब हमारे मोदी जी ने कहा था पहले शौचालय बाद में देवालय, तब इसी पक्ष ने खूब मजाक बनाया। और ये बात बताइए, बिजली हमने पहुंचाई आपके समय में। शौचालय के नाम पे पैसे के खा लिए, आप ये बताइए शौचालय के नाम पे आपने पैसे के खा लिए। कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी सुनिए, कपिल जी एक सेकंड सुन तो लीजिए। अब आपको लग गई ना मिर्ची, अब मिर्ची लग गई ना आपको, आप सुनना नहीं चाहेंगे। बहन के खिलाफ मिर्ची भी मुझे गाजर लगती है। मैं तो सीधी बात आपको बता रहा हूँ कि तथ्य से आंकड़े प्रस्तुत कीजिए, जनता तथ्य जानना चाहती है। सुन लीजिए कपिल जी, आपके समय में गांव में बिजलियां नहीं थी, बिजली थी, लैपटॉप आपने बांटे थे, लोग कह रहे लैपटॉप में बिजली नहीं है, चार्ज करने के लिए 3-3 गाँव में बिजली नहीं आती थी, 3-3 4-4 दिन बिजली नहीं आती थी। आज हर गाँव में हर घर में बिजली है, आज हर गाँव में हर घर में बिजली है, लोगों को आवाज की, लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था दी। कपिल जी आपकी बारी आएगी ना, कपिल जी आपकी बारी आएगी ना। अभी देखिए, अभी आप ही तो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। कपिल जी हर साल कितने बच्चों को बच्चे मरना सिटी में चले जाते थे हर साल इनकी सरकार में। अब आप देखिए हमारी सरकार आने के बाद कई बच्चों पे कुछ हुआ। आज भी स्वास्थ्य सेवा इतनी मजबूत है कि कभी भी आज भी कैसा नहीं हुआ। आपके समय हर साल बच्चों को गोरखपुर में देखना पड़ता था कितने बच्चे चले गए। और आज आप देखिए हमने जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई है घर घर, आज कितना बच्चों की भी पूरी तरह सेफ्टी है, बड़ों की है। 125 वेंटिलेटर गोरखपुर के अंदर देने का काम किया, और वैक्सीनेशन इंसेफेलाइटिस के ऊपर आज से नहीं चल रहा है, हमने जो किया है वो देखिए ना, जो हमारी योजनाएं हैं वो कितनी हमारी योजनाएं कहाँ तक चल रही है, तो देखिए निचले स्तर तक हमारी योजना, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, तो फिर शिलान्यास पर किन चीजों का हो रहा है कपिल जी? एक सेकंड, शौचालय की हो, चाहे आवास की हो, चाहे बिजली की हो, हमने घर घर काम किया है। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई तर्कों के आधार पर। महेंद्र जी के पास एक बार चलते हैं। महेंद्र जी, जिस तरह से आपने सुना कि विपक्ष का ये कहना है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, और इसमें सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम हर रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष अब जानबूझकर उन चीजों को उठाना चाहता है जो प्रदेश में है नहीं? कहीं ना कहीं विपक्ष की भी तो भूमिका होनी चाहिए ना, कि अगर कुछ काम हो रहा है तो आप उसको गिनाइए भी, और अगर उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो आप उनको सामने लाइए।
देखिए, काम जो हो रहे हैं वो तो सरकार का काम होता है, सरकार का काम। विपक्ष का काम तो ये नहीं है कि सरकार की उपलब्धियों को लाए। विपक्ष तो सरकार की जो कमियां रह गई हैं उनको ही करेगा। नहीं तो लेकिन सिर्फ मेरी आपत्ति यहाँ पर बात बनेगी क्या? जी, मेरी आपत्ति यहाँ पर यह है कि इसको जैसे जब अजय अरोड़ा जी बोलते हैं कुछ तो भाजपा की प्रवक्ता उसको सीधा हर बात पर राजस्थान ले जाती हैं। बात यह है कि भाजपा का काम पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको गिनाने से, या सपा के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको गिनाने से वो कम नहीं हो जाते। बिल्कुल सही। इसी तरह से इनको भी है। आप ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बाइनरी बना के मामलों को आपस में सीमित मत कीजिए। ये मतलब नहीं है आपसे, अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा से सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी या उसके कार्यकर्ता या प्रवक्ता ही नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस वाले ही नहीं कर रहे हैं। जो आम जनता है, जो पार्टियों से नहीं जुड़ी है, उनके पास भी ये सवाल हो सकते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मनाया जा रहा है और भाजपा की प्रवक्ता और जो इस बात को कह रही है कि यहाँ पे बेटियां सुरक्षित हैं। हाथरस के कांड हुए, रामपुर के कांड हुए, कितने कांड हुए, चिन्मयानंद से लेके और ये कुलदीप सेंगर में, इनमें सरकार ने बचाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, तब वो ये मामले फिर आगे बढ़े और उसमें कुलदीप सेंगर को सजा हुई। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जुलूस निकाल रहे थे कि हमारा विधायक बेकसूर है। तो इन बातों का जवाब आप कांग्रेस के या राजस्थान में कोई घटना हुई है या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय कोई घटना हुई है उसको गिनाने से कम नहीं हो जाते। आपको मानना पड़ेगा इस बात को कि अपराधियों का संरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कम नहीं है, और बल्कि अगर विधिवत आंकड़े देखे जाए तो हो सकता है ज्यादा भी निकले। सबसे पहले अपराधियों के ऊपर से या जो मुकदमे जो वापस लिए गए उन्हीं की बात कर दें तो सबसे ज्यादा तकलीफ अभी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने ही दावा किया है ना कि अपराधियों को नहीं मिलेगा विकल्प और ये नहीं होगा। इन्होंने अपने ऊपर के लगे कितने गंभीर आरोप सारे वापस लिए। क्या नैतिक आधार क्या बनता है इनका? थमेगा अपराध होगा विकास। अरे इनको कहना चाहिए था कि थमना था अपराध और होना था विकास। ये 4 साल होने को आ गए हैं, अपने सारे केस आप वापस ले रहे हैं अपने। तो अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप से भारतीय जनता पार्टी कैसे बच जाएगी? अनिता जी कुछ पूछ रही हैं जी। आप पत्रकार है, आप निष्पक्ष बोलिए, कम से कम आप एक पक्ष ना बोलिए। कौन से मुकदमे वापस ले लिए गए बताइए हमको। मुख्यमंत्री के ऊपर 2017 के घोषणा पत्र में कितने आरोप थे? राजनीतिक मुकदमे जो होते हैं, सुन लीजिए, राजनीतिक मुकदमे हर पार्टियां घोषणा पत्र पर आरोप से मतलब राजनीतिक मुकदमे थे, ना कि अपराधी मुकदमे। अनिता जी एक सेकंड अनिता जी एक सेकंड मैं ही पूछ लेता हूँ एक चीज। अभी इन्होंने बोली महेंद्र जी ने यहाँ पर। अनिता जी एक सेकंड मैं एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। अनिता जी ठीक है बोलिए, अनिता जी एक सेकंड। पत्रकार होने के नाते इस तरह की बात मत करिए। अनिता जी मैं एक यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महेंद्र जी ने अभी एक बात कही कि 2017 के घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ आरोप थे। किस तरह के आरोप थे? उनके ऊपर हत्या के प्रयास तक से जो था। घोषणा पत्र में कहां से इस तरह के आरोप आए? घोषणा पत्र से मतलब जो जब नामांकन दायर करते हैं, नामांकन पत्र दायर करते हैं तो उसमें प्रत्याशी जो अपने ऊपर अपराधों का जो केस चल रहे होते हैं उनका ब्यौरा उसमें रहता है। तो वापस किसने ले लिया? कोर्ट ने ले लिया वापस? सरकार ने वापस लिए। कैसे? कहाँ लिया? कैसे वापस हो जाए? सरकार वापस ले लेती है। सरकार को अधिकार होते हैं केस वापस करने के। सरकार वापस ले लिया। अनिता जी जब आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। कपिल जी एक सेकंड में आ रहा हूँ। अनिता जी इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर आरोप लगाया है। कुलदीप सेंगर के ऊपर जो आरोप लगे थे वो सरकार ने वापस ले लिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कुलदीप सेंगर के ऊपर फिर दोबारा केस चला। ये बहुत बड़ा आरोप है। ये बहुत बड़ा आरोप है। अनिता जी जवाब दीजिए इसका। मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों को वापस लिया है। हाँ ठीक है अनिता जी जवाब दीजिए इनका। बताइए। नहीं हम वही कह रहे हैं जो इन्होंने आरोप लगाया उसका प्रमाण दे। क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि उन्होंने मुकदमे वापस लिए हैं? 307 का कौन सा मुकदमा था? कौन सा 302 का मुकदमा था? बताइए हमें। मुख्यमंत्री के ऊपर कपिल जी जवाब दीजिए। आरोप है 2017 में कितने आरोप थे? अरे मैं बता रहा हूँ गोरखपुर के अंदर कई केस माननीय योगी जी के ऊपर बने थे, जिसमें एक केस के अंदर ये जेल भी जाने का काम किए थे। आपको याद होगा कि जब वो बाहर निकल के आए थे तो वो संसद में रोने का काम भी किए माननीय योगी जी। अब मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में करीब 3 मुकदमे सीडीएम कोर्ट के अंदर थे, जिसमें से 2 वापसी हुए, एक रह गया
एक कोर्ट ने 302 का मामला, जो महाराजगंज कोतवाली का मामला था हत्या का, उसमें जो है 120 से ये अंदर थे, यानी कि 120 वो धारा होती है जो सपठित धारा होती है, मेन धारा के साथ लगती है, उसमें सजा भी वही धारे की होती है जो मेन धारा होती है। तो हत्या का जो आरोप वहां पे लगा हुआ था वो भी इन्होंने वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने आदेश से उसको मना कर दिया था। इसी चीज का प्रेशर लेकर के ये जो संगीत सोम साहब थे, कुलदीप जी थे, कुलदीप कुमार, और एक और इनके राणा, कौन राणा थे, सुरेश राणा, इन्होंने ये जो मुजफ्फरपुर दंगे के मेन अभियुक्त थे, जिसमें कि पहले एफआईआर होने से पहले विशेषज्ञ साक्ष्य लिया गया था और एक हाई कोर्ट की कमेटी बैठाई गई थी, उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे, न्यायाधीश के कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार के द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और संगीत सोम उसमें मुख्य अभियुक्त थे, सुरेश राणा मुख्य अभियुक्त थे और कुलदीप कुमार मुख्य अभियुक्त थे। इन्होंने प्रेशर बनाया सुरेश राणा ने कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पर से वापस लेने की कोशिश की और लिया है पे, तो हमारे भी मुकदमे वापस लिए जाएं। तो ये मुजफ्फरनगर दंगे को भी वापस लेने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार ने की हुई है और बाकायदा एप्लीकेशन एडीजे कोर्ट पे पड़ा हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हमारी बहन हमको नहीं, तो आप एक वकील हैं कपीश जी, आपको भी मालूम है अपराधी के पास पूरा नैतिक अधिकार है कि वो कोर्ट से ये बोलता है कि मुझे मेरे गुनाहों को माफ कर दिया जाए या मुझे इस बार छूट दे दी जाए, मुझे जमानत दे दी जाए, मैं आगे से ऐसे अपराध नहीं करूंगा। क्या अपराधी ऐसा नहीं बोलता है क्या न्यायालय में? अब बहुत बढ़िया आलोक जी, आपने एक जो लेमैन प्रश्न पूछा वो आपने पूछा और मैं विधिक रूप से जवाब दूंगा। मैंने यहाँ ये कहा ही नहीं कि विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है अभियुक्त को अपनी तरफ, उसको अपना वकील रखने का अधिकार प्राप्त है, उसको अपने एविडेंसेस लेकर आने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो पत्रावली पे जब विचारण होता है तब, ठीक है ना। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है ये योगी जी की सरकार ने दिया है उन पर से वापस लेने का, अभियुक्त ने नहीं लिया है, स्टेट ने लिया है। कोई भी जो अपराध स्टेट के विरुद्ध होता है उसमें वादी एप्लीकेशन जो है वो नहीं दे सकता है वापस लेने का, उसमें सरकार वापस लेने के लिए। ठीक है अनीता जी से हम इसका जवाब लेते हैं। चीजें तो ये पत्रावली पे जब साक्ष्य आएगा तो अभियुक्त बयान होगा 313 का, उसमें वो कहेगा और साथ ही साथ अपने एविडेंसेस लाएगा। जब मुख्य परीक्षा के बाद परीक्षा हो जाएगी साक्षियों की, अनीता जी इनका आरोप कितना सही है? जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, कितना सही है? मैंने ऑन एविडेंसेस लगाए, धाराओं को कोट करके लगाया है। ये भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कपीश जी जवाब ले लेते हैं। अनीता जी जी बताइए, इन्होंने क्या बोला, मैं साफ नहीं सुनाई दिया। इनका ये कहना है कि जिस तरह अपराध होते हैं उसके बाद राज्य की सरकार ने एप्लीकेशन दिया है, एक तरह से प्रार्थना पत्र दिया है कोर्ट में कि इन अपराधियों के अपराधों को क्षमा कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा नहीं है, कोर्ट में पड़ा हुआ है संगीत सोम का, अगर इनको जानकारी नहीं हो तो जानकारी कर ले। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। कुलदीप सेंगर पे सीबीआई की जांच कराई है, बिल्कुल जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। बात ही नहीं कर रहा हूँ मैंने कुलदीप सिंह सेंगर की बात नहीं की, मैंने संगीत सोम की बात की। चलिए ठीक है ठीक है। कुलदीप सेंगर ने संगीत सोम, देखिए ये आप इस तरह का मुख्य अभियुक्त था मुजफ्फरनगर के। जवाब सुन लीजिए ना एक बार कपीश जी। कपीश जी एक सेकंड, सरकार के अंदर नहीं होती है, इनको समझा दीजिए। जो कोर्ट है वो सरकार के अंदर नहीं होती है, कोर्ट अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है। स्टेट जो है अपनी तरफ से एप्लीकेशन दिया है कि अभियुक्त को छोड़ दिया जाए, इसने कोई अपराध नहीं किया, जबकि चार्जशीटेड है। अरे आप ये बताइए, सरकार क्या है, सरकार के अंदर कोर्ट होती है क्या? कोर्ट को अपना अलग 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 संविधान, अलग व्यवस्था है। ये भी एक वो कैसी सरकार की बात कर रहे हैं? हम अधिवक्ताओं को बता रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पर हम बाद में आते हैं क्योंकि अभी ठीक है अभी ये बात अटक के रह जाएगी कोर्ट में। क्योंकि देखिए कपीश जी आप भी अच्छे से जानते हैं, कपीश जी आप भी अच्छे से जानते हैं कि जब तक सरकार के पास किसी तरह की जांच की रिपोर्ट्स नहीं होंगी, वो रिपोर्ट अगर संकेत नहीं करेंगी कि इनके खिलाफ अपराध साबित हुआ या नहीं, सरकार भी इस तरह का कदम नहीं उठा सकती है, ये आप भी जानते हैं। और इसकी अगर पुलिस ने किसी तरह का हलफनामा दिया होगा तो वो सरकार का हलफनामा नहीं हुआ ना। आलोक जी झूठ का आंकड़ा मत दीजिए। मेरी बात सुनिए, बहुत सीधी सी बात ये जो आपने बात कही है, मैं मान लेता अगर विशेषज्ञ के साथ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो इसमें सीधी एफआईआर दर्ज नहीं की।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तहत जो है एक कमेटी का गठन किया गया रिटायर्ड। उस कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई और उस पर जो विवेचना हुई पुलिस के द्वारा 161 के जो बयान लिए गए उसके बाद चार्जशीट प्रस्तुत की गई पुलिस के द्वारा। और सरकार के पास कपिल जी, अगर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी मुजफ्फरनगर दंगों में तो ये किसकी नाकामी थी? सरकार किसकी थी? नहीं, फिर वही बात मैं बार आपको कह रहा हूँ कि सरकार ने कहा कि जरा भी लूप होल में ये कमेटी का गठन किया गया और नहीं तो लेकिन प्रावधान तो है ना कि अगर कहीं पर दंगा फसाद हुआ है, मारपीट हुई है, कत्लेआम हुआ है तो उसमें सीधे एफआईआर होगी, लेकिन उस वक्त नहीं हुई तो इसमें नाकामी किसकी है? एफआईआर हुई लेकिन वो एफआईआर जो है अज्ञात में थी, यही और ये जांच में लाई गई। मैं बता रहा हूँ हाई कोर्ट के रिपोर्ट के बाद ये मुख्य ठीक है ये पूरी बहस फिर इसी मुद्दे पर फंस के रह जाएगी। अजय जी आपके पास आते हैं, ठीक है कपिल जी आता हूं आपके पास आता हूं। अजय जी, जिस तरह से विकास का दावा सरकार कर रही है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि विकास नहीं हो रहा है। कांग्रेस जब 2022 के मैदान में पूरी तरह से कूद चुकी है और तैयारियां आपने की हैं, जैसा कि पहले भी तमाम डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने दावे किए हैं, आपको क्या लगता है कि 22 के चुनाव में आप किन मुद्दों पर प्रदेश की जनता के बीच में जाने वाले हैं? आलोक जी, आपने विकास की बात की, जिन जिन के नाम भी विकास है वो अन्यथा ना लें, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन विकास गायब है, ये तो मानना पड़ेगा आलोक जी। और अभी मैं सुन रहा था अपनी बहन को, आज मैं ये बात भी नहीं करूंगा कि योगी जी ने केस वापस लिए, उनके वापस हुए, उन पे कौन सी धाराएं चलनी है। आज मैं ये बात भी नहीं करूंगा कि संगीत सोम जी पे क्या रहा है, राणा जी पे क्या रहा, आज मैं ये बात भी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात करूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, महिलाएं क्या माफ कर देंगी योगी जी को? दायित्व किसका बनता है? नगर पिता, उत्तर प्रदेश के नगर पिता है, गोरखपुर के महाराज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इनका दायित्व बनता है। अगर इनके क्षेत्र में, इनके राज्य में घटना घटती है, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी शमशान घाट का क्या रहा उत्तर प्रदेश में? शमशान घाट की छत गिर गई और ठेकेदार ने बोला कि मैंने प्रशासन को 30% की घूस दी, तो सबके सामने आ रही है। तो सभी देखो, मैं आपके बहन जी बीच में नहीं बोला, मैं बड़ी सभ्यता। अनिता जी आएंगे, मैं आपसे ही लूंगा इसका जवाब, ठीक है आपके पास आऊंगा। अनिता जी ऐसे नहीं। अनिता जी एक सेकंड ना, रुकिए ना, बोल लेने दीजिए पहले, बोल लेने दीजिए। अनिता जी एक बार इनको बोल लेने दीजिए ना, वो चुपचाप बैठे हुए थे ना अब तक, उन्होंने एक बार भी नहीं टोका देखिए किसी को, उन्होंने एक बार भी नहीं टोका देखे। नहीं अनिता जी ऐसे से बात की। हाँ बोलिए अजय जी आप अधिवक्ता न्यायालय में हो सकती हैं, या अधिवक्ता की तरह बात ना करें, सुने पहले उसके बाद जवाब दें। ये बताओ, आज राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी है ना, जिस प्रकार से महिला सुरक्षित नहीं है, हाथरस कांड की बात भी होगी, कुलदीप सेंगर की भी होगी, चिमनंद की भी होगी, कहीं तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना आपको। बहन जी कहीं तो जिम्मेदारी ले लीजिए आपको। आज यूपी दिवस में यूपी की आवाम, यूपी की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। और 4 वर्षों का जो इतिहास है, 1 साल लगेगा चुनाव को, आज आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, 4 वर्षों में अपराध की चरम सीमा तक ले गए, कभी उस पर मंथन कीजिए। आप अधिवक्ता भी हैं, आप मंथन कीजिए। महिला उत्पीड़न में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 1 पे, और पूरा देश प्रश्न करता है। बहन जी नीता जी, पूरा देश प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर मेरी बहन आपको देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को देना पड़ेगा, आदरणीय योगी जी को देना पड़ेगा। और सुन लीजिए, अगर आपने आज के दिन जवाब नहीं दिया बहन, तो यूपी दिवस के इतिहास में लिखा जाएगा कि यूपी दिवस वाले दिन आदरणीय योगी नाथ जी ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब बोलिए अनीता जी। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपराध की। इनसे पूछिए निर्भया कांड किसकी सरकार में हुआ था, संदूर कांड किसकी सरकार, अपराध तो शुरू से होते रहे, ऐसा तो है नहीं कि हमारी सरकार में अपराध, लेकिन हमारी सरकार में अपराध कम हुए हैं, इस चीज को मानिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अपराधियों पे लगाव गए, वो हमारी सरकार लगा रही है, अपराधियों को सुरक्षा नहीं दे रही। आपके उसमें एक कांग्रेस के में बलात्कारी को टिकट दे रहे थे, महिला ने उसका विरोध किया, उस महिला को मारा गया। उत्तर प्रदेश की बात है, आपकी महिला को मारा गया, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता आपका छोड़ के चली गई छेड़छाड़ के नाते। आपके अपने संसद में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बाहर की महिलाओं को
पहले आप अपने संसद में महिलाओं को सुरक्षित करिए जो आपके संसद के अंदर हो रहा है, उसके बाद आप बाहर की महिलाओं की बात करिए कम से कम। और आज आपकी चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे आप सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे वाड्रा हो, आज वो सब लोग भ्रष्टाचार की बेल पे ही बाहर है। आपके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार पे बेल पे बाहर है, ये शर्म की बात है। और वो आपकी पार्टी के अध्यक्ष है। गांधी के परिवार के अलावा आपको दूसरा कोई नजर नहीं आता है। आपने हमेशा सोने का चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं ना, यहाँ पे हम लोग जमीन से आए हैं। अनिता जी, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस बात का भी जवाब दीजिए कि हाथरस में किस तरह से उस लड़की को के शव को रात को जलाया गया, किस तरह से भाजपा के नेता इस बात को इनकार कर रहे थे कि कोई बलात्कार हुआ नहीं है। लड़की के ऊपर जो उसके परिवारजन है उनके ऊपर ऑनर किलिंग का आरोप लगा रहे थे, और अभी सीबीआई ने जब रिपोर्ट दायर की तो उसने माना कि उसमें बलात्कार हुआ है। इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस के मामले मत गिनाइए, हाथरस में बताइए अपराधियों को कौन बचा रहा था। सच्चाई में यही है। हाथरस में अपराधियों को कौन बचा रहा था अनिता जी? हाथरस का सबको मालूम है। हाथरस का सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई की तरफ चला गया हाथरस का मामला। सीबीआई ने माना है कि बलात्कार हुआ है, सीबीआई ने माना कि हत्या हुई है, और आप लोग लगातार इनकार करते रहे, आप लोग लगातार बताते रहे अपराधियों को। गलत आप गलत बोल रहे हैं। हमने जो वहाँ पे जांच हुई है उसी का बताया, उसको सीबीआई की ओर दिया गया। वहाँ पे जो काम हो सब ऐसा नहीं कि निष्पक्ष जांच कराई है। और आज भी हम बता रहे हैं जो लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे उनको भी आप इसी तरीके से आरोप लगा रही थी जिस तरीके से किसानों के ऊपर लगा रहे हैं। किसी को नक्सल भाभी बोल रहे थे, किसी को कुछ बोल रहे थे। आप लोग सुरक्षा नहीं देते, आप लोग सुरक्षा देते हैं। आपके यहाँ से लोगों का पलायन हो रहा था उस समय, आप भूल गए मुजफ्फरनगर में लोगों का कितना पलायन हुआ। एक वर्ग का आपने साथ दिया, हिंदू मुस्लिम कितना किया, कितने दंगे कराए आपने। आपको शायद अपनी सरकार के दंगे भूल चुके हैं। आज कोई दंगे नहीं हो रहे। अजय जी, इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात। दंगा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, ना कोई पलायन हो रहा है। आज कम से कम उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और सुरक्षा की दृष्टि में है, और आज उत्तर प्रदेश के लोग सुखी हैं। इसलिए कोई केवल विपक्ष की दिक्कत है, क्योंकि वो विपक्ष की राजनीति में उनके जो अपराधी हैं उनसे लगाम कसी जा रही है, इसलिए परेशान है। बस हो गया आपका, इसलिए परेशान है। बहन जी आप अधिवक्ता हैं, मैं सिर्फ 30 सेकंड की बात करूंगा। आप गीता पे हाथ रख के हाजिर नाजी करके बता दें, इस देश में, मैं उत्तर प्रदेश के अलावा देश की बात भी करूं क्योंकि आपने देश की बात की, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, इतना जवाब देते बहन जी गीता पे हाथ रख के। हिंदू मुस्लिम आप लोगों ने किया, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। हमने कभी हिंदू मुस्लिम की बात कहता है कि अपराधी को कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं। मुसलमानों को नहीं, ये कांग्रेस से कश्मीर समस्या कांग्रेस से पैदा की, सिखों का कांग्रेस से पैदा किया, दंगे फसाद बांटो राज लड़ो कांग्रेस की नीति रही है। कांग्रेस ने हमेशा बांटने की राजनीति की है, हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने बांटा है। ये सब जानते हैं किसने किया है। ये कांग्रेस की पार्टी ऐसी है जो दंगे कराती है, सिखों की ओर से कश्मीर समस्या पैदा की, आतंकवाद भिंडर वाला किसके बनाए हुए लोग थे, सबसे ज्यादा आप बोली हैं। आप जो सच को सुनना सीखिए। आप अधिवक्ता स्क्रिप्ट को पढ़ रही हैं, ये तो लिखे लिखा स्क्रिप्ट है। अधिवक्ता का काम होता है, सुनिए एक मिनट, आप अपनी बात बोल दीजिए अजय जी, आप अपनी बात बोल दीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बीच में डिस्टर्ब करती हैं। नहीं बोलिए, आप बोलिए। कहने का मतलब है, मैंने इनसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मेरी बहन ने नहीं दिया, इन्होंने इतनी बड़ी व्याख्या कर दी। असली अधिवक्ता वो होता है, असली अधिवक्ता वो होता है तथ्य को बात करें। नहीं आप बोलिए ना फिर अपना तथ्य। काम होता है आप झूठे केस मत लड़ो, झूठ को सच बोलने का प्रयास मत करो। झूठे केस करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। आप अधिवक्ता हो, झूठे केस मत पकड़ो और अपनी पार्टी का झूठा केस पकड़ रहे हो। आप बता दो कश्मीर समस्या किसने पैदा की, सिखों के साथ किसने क्या किया, आतंकवाद को बढ़ावा किसने दिया। अच्छा आपने संविधान कर लिया, अच्छा आपने संविधान कर लिया, आपने देश को खराब किया। कपिश जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए बिना मतलब की बहस नहीं होनी चाहिए, जो टॉपिक है उस पर बात होनी चाहिए। और एक थोड़ा सा इजी आप करने के लिए मैं कह दूं कि भाई अजय अरोड़ा साहब, आप गीता पर हाथ रख के कसम मत सिलवाइए हमारी बहन से, क्योंकि उनकी पड़ोसी कहीं अगर निधन हो गया उनका तो मुझे दुख होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इन्होंने अगर विकास किया होता तो इनको इतना बोलना नहीं पड़ता, वो दिखाई दे रहा होता।
इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई एक ऐसा काम कर दिया हो जो कि देश के इतिहास में लिखा जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक का शिलान्यास बता दीजिए और एक का विकास बता दीजिए, हम आपका समर्थन करते हैं। चलिए बोलिए। नहीं, ये बताइए कौन सा विकास की सड़कें जो बन रही है किसके बन रही है? आज बिजली जो घर पर पहुंच रही है किसके बन रही है? आवाज किसके बन रही है? बनारस वाली सड़क पिछले 4 साल से बन रही है और गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में सड़क है, नाव चल रही है। जब मोदी जी की कांस्टिट्यूंसी जाना होता है योगी जी को तो नाव पे बैठ के जाते हैं नौकर चौराहे पे। बनारस में जो पुल गिरा था उसके दोषियों को अभी तक कोई कार्रवाई हुई? गिर जा रहे हैं, लोग दब करके मर जा रहे हैं। सुनने के लिए नहीं है, आप सुनना नहीं चाहते हैं। हम तो हमारे पास बताने के लिए तो बहुत कुछ है, आप सुनना तो चाहिए। बताया तो ये रोड बता रही है, जो रोड बनती है और टूट जाती है। मैं स्पेसिफिक बात पूछ रहा हूँ, बताई नहीं पा रही है। डिफेंस कॉरिडोर आपका सपना था, डिफेंस कॉरिडोर में अगर 1 किलोमीटर भी रोड आपने बनाई हो तो बताइए। किसानों का ऋण किसने माफ किया? आप बताइए। किससे खत्म किया? राम मंदिर बनवाने का किससे किया? अधिवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने 29 साल ठीक है अनीता जी, एक सेकंड कपिल जी से एक मैं प्रश्न लेना चाहूंगा, क्योंकि कपिल जी बहुत ही समझदारी से अपने उत्तरों को देते हैं। कपिल जी, क्या विपक्ष की भूमिका अब सिर्फ इतनी रह गई है कि अगर विकास कहीं पर हो भी रहा है, दिख भी रहा है, तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे? आप जिस तरह से सड़कों की बात आप यहां पर उठा रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज बीजेपी के शासनकाल में आया, ये बात आप भी जानते हैं। चाहे कन्याकुमारी को कश्मीर से जोड़ने की बात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश को गुजरात से जोड़ने की बात हो, ये मुहिम भी बीजेपी सरकार में ही आई थी। तो क्या ये जरूरी है क्या कि जो काम हुआ है उसको भी ना देखा जाए? आलोक जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन आपने देश के संदर्भ में किया। अब आपको हम देश के संदर्भ में उत्तर दे दें। बिल्कुल दे दीजिए। ठीक है, आप उठाइएगा विश्व बैंक से कर्जे का आंकड़ा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सारी चीजें बाद में फलीभूत वहीं से होती है। जब 65 वर्ष की जो सरकार चली, जिसमें अटल जी की भी सरकार मिली हुई थी, मैं उनको इंक्लूड करके कह रहा हूं, देश ने 49% कर्जा बैंक से लिया था इतने वर्षों में। और मोदी जी जब आए 2014 से लेकर के और आज तक में इन्होंने 51% जो है कर्जा विश्व बैंक से उठाया, यानी 51 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बना दिया देश पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे शून्य। जो आप बता रहे हैं अटल जी की योजनाओं को बता रहे हैं, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। उन्होंने सड़क का जाल बिछाने की एक सोच सोची, उनकी अच्छी सोच थी, मैं तो मानता हूं कि अटल जी ने काम किया था, लेकिन बावजूद उसके जब उन्होंने अपने काम को कुछ एक क्षेत्र में किया, पूरे व्यापक स्तर पे नहीं कर पाया और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, तो 10 साल कांग्रेस आकर के राज करके गई। मैं बहुत सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं कि योगी सरकार का एक शिलान्यास बता दें जिसका कि इन्होंने विकास करके फीता भी कट लिया। एक बता दें उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश को कम से कम देश के मानक पे, इनका एक सपना था डिफेंस कॉरिडोर का। मैं पूछता हूं कितनी भूमि आपने ले ली? मैं पूछता हूं 1 करोड़ 1 किलोमीटर आपने क्यों नहीं बनाया? मैं कहता हूं कि 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पे आपने 600 करोड़ और मुफ्त किए थे, कितने करोड़ रुपए खर्च किए? अभी आंकड़े पे बात नहीं करेंगे। कपिल जी, आप जिस तरह से इस तरह की चीजों को गिना रहे हैं, अपराधियों पर जो कार्रवाई हो रही है वो आपको यहाँ पर पर्याप्त नहीं दिखाई देती क्या? अतीक अहमद जैसे लोगों पर, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों पर लोग उंगली उठाने से डरते थे पहले, आज उनके घर तोड़े जा रहे हैं। इस चीज की भी अब आप यहाँ पर सराहना नहीं करना चाहेंगे? दर्द है इनको, समाजवादी पार्टी को यही दर्द है। एक सेकंड रुकिए अनीता जी, एक सेकंड रुकिए, यही दर्द है। जवाब दे रहे हैं वो, ठीक है। आलोक जी ने आपके प्रश्न पूछे हैं और मैं मानूंगा, तारीफ करूंगा आलोक जी की कि एकदम सही पत्रकारिता, इनको जो हमसे प्रश्न पूछना चाहिए वही पूछ रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि भाई देखिए, आप पूछ रहे हैं अपराध पे जो ये अतीक अहमद पे कार्रवाई हो रही है या मुख्तार साहब पे कार्रवाई हो, मैं दूसरी तरह के आपको बात कहता हूँ। 2017 में हमने अपनी सरकार की कुर्बानी स्वच्छता की राजनीति के लिए तो की, मुख्तार साहब को नहीं दिया था पार्टी, याद है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम किसी अपराध के साथ जाके खड़े हो जाए?
लेकिन न्याय की बात अगर हम करते हैं तो उसको अपराधियों से मत जोड़िए। इन्हीं के विधायक नहीं, ये बात मैंने इसलिए बोली कपीश जी, क्योंकि जब जब अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो तमाम ऐसे प्रवक्ता भी सामने आए जो ये बोलते हैं कि नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तब हम देख लेंगे। शिवपाल यादव जाते हैं आगरा और वो बोलते हैं कि नहीं, हमारी भी सरकार आएगी, सब कुछ ऐसा नहीं होगा, तब हम फिर देख लेंगे। हमारी पार्टी की नहीं है, उसकी जवाबदेही मेरी नहीं। मैं एक बहुत सीधी सी बात आपको कह रहा हूँ, बहुत सीधी सी बात। हमारी पार्टी जो है वो आज के नए कलेवर की पार्टी है और मैं शुचिता की राजनीति पे अपनी पार्टी की हम लोगों ने बकायदा जो है तिलांजलि दी है और व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। सत्ता परिवर्तन में हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन ये जरूर है क्योंकि सत्ता के बिना व्यवस्था परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए हम सत्ता के लिए प्रयासरत हैं और मिलेगी। हम विकास के नाम पे जाएंगे, धर्म और इसके। शिवपाल यादव का नाम मैंने ऐसे नहीं लिया यहाँ पर कपीश जी, मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि अखिलेश जी ने उनको पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि जब जब किसी अपराधी का घर गिरता है वहां पर समाजवाद कहां से बीच में आ जाता है? हम तो कांग्रेस के राहुल जी के खिलाफ भी नहीं देते, सोनिया गांधी के भी खिलाफ नहीं देते, क्योंकि वो हमारी समान विचारधारा की। इसका मतलब नहीं है कि उनकी हर बातों से हम सहमत होते हैं, हम नहीं सहमत होते हैं, इसलिए उसको उस तथ्य से ना जोड़ें। स्वागत है ये बात आपकी भाई, बिल्कुल। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि देखिए, हम न्याय के साथ खड़ा होते, हम न्याय के साथ इसलिए खड़ा होते हैं कि जब स्टेट कोई पार्शियल काम नहीं करती है, सिर्फ एक साइड में आप मत काम कीजिए, आप पूरे अपराध पे नियंत्रण लगाइए। अगर आप सुबोध कांत के हत्यारे को महिमा मंडित करते हैं बाहर, उसको फूल माला पहना करके स्वागत करते हैं और आप मोदी और आप जो है मोदी मंच के आप जो भारतीय जनता पार्टी का उनको पदाधिकारी बन जाते हैं, तो हम ये कहेंगे ना कि आप 302 के मुलजिम को जो कि जितने की एक पुलिस थाना जज की हत्या की, जितने की एक बहुत बड़ा बलवान दंगा होने के रुका था, उसकी शहादत पे आप थूकने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको कहता हूँ कि इन्हीं के विधायक जो सुल्तानपुर से है, देवमणि त्रिपाठी जी, द्विवेदी जी, उन्होंने बकायदा 40 लिस्ट दी थी जो योगी जी के जाति के अपराधी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, उनका पत्र था तो उसमें 100, 40, 80 इस तरीके से उन पर अपराध हैं और बड़े बड़े हत्या, अपहरण, कब्जा करना, उनका क्या नहीं कर रही है जस्टिस सरकार। तो हम इसकी बात अगर करते हैं तो उसको मुख्तार अंसारी से जोड़ा जाता है, उसे अतीक अंसारी से जोड़ा जाता है, ये गलत। जो भी मुकदमे हैं राजनीति के अपराधी, कोई मुकदमे नहीं, आप ये गलत ना बोलिए। योगी जी पे कोई भी अपराधी मुकदमे आता हूँ मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास समय बहुत ही सीमित हो चुका है, एक बार हम सबसे आपसे फाइनल टिप्पणी यहाँ पढ़ लेंगे। महेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। अनिता जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, एक सेकंड अनिता जी, एक सेकंड, हमारे पास समय कम है, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक बार सभी से यहाँ पर फाइनल टिप्पणी लेंगे। महेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों ही दो पहिए हैं जिससे राजनीति की गाड़ी चलती है। अगर दोनों के दोनों ये बोलने लग जाए कि हमारा रुख विकास की तरफ है और एक बोलने लग जाए कि नहीं, ये पहिया गड्ढे में धंसा हुआ है, क्या विपक्ष की भी यहां पर अहम भूमिका नहीं है कि जो वाकई में कोई सही मुद्दा है उसी पर आप राजनीति करें, उसी को आप जनता के सामने ले जाएं? अगर हर चीज में आप रोने लग जाएंगे, हर चीज पर आप छाती पीटने लग जाएंगे, तो जनता भी कहीं ना कहीं उब जाएगी ना, जनता भी फिर ध्यान नहीं देगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। विपक्ष को जिस तरह से जिन मुद्दों, विपक्ष के पास में सरकार के खिलाफ उठाए जाने वाले मुद्दों की कमी कभी नहीं रही, लेकिन उन मुद्दों को सही तरीके से उन्होंने उठाया नहीं, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे मसले उछाल देती है बीच में, उनके जाल में फंस के उलझ जाते हैं, तथ्यों को सही तरीके से नहीं रखते, जल्दी तथ्य भूल जाते हैं। ये सारी तो कमियां ये लगातार करते ही रहे हैं और इसीलिए तो 2000 अखिलेश यादव की सरकार जो बनी थी 2012 में बनी थी, उसके बाद से लगातार देखें 2017 तक सरकार भी उनकी रही वैसे, लेकिन लगातार ये लोग विपक्षी दल जो है भाजपा के गैर भाजपाई दल हैं, लगातार पिटाई इनकी हो रही है। अब विधानसभा चुनाव में कितनी बुरी तरीके से इनकी हार हुई और बाद में लोकसभा चुनाव में भी लगातार बुरी तरीके से इनकी हार हुई। विपक्ष की मतलब विपक्ष एक तरह से मुझे लगता है कि इसमें रणनीति विहीन है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी पूरी तरीके से रणनीति और बहुत ज्यादा सक्रियता से काम कर रही है, वो ना तो इनमें सक्रियता दिख रही है, ना इनमें उस तरह का होमवर्क दिख रहा है।
कपीश जी ठीक है, अपनी पूरी होमवर्क के साथ नहीं आते बैठते हैं, लेकिन अमूमन आम कार्यकर्ता के जो आम प्रवक्ता है वो उस तरीके से तैयारी से नहीं करता। और चलिए प्रवक्ता तो ठीक है, टीवी चैनल पर आके बैठ गए, जो फील्ड में काम करने के लिए जो पार्टी के लेवल पर वो काम होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पर काम होने चाहिए, जिले लेवल पर काम होना चाहिए, वहां पर ये सही मुद्दों को उठाने में लगातार नाकाम रहे हैं। बल्कि कई बार लगता है कि ठीक है अजय जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर बार बार वार करके आप ये सोचते हैं कि हम प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बना लेंगे, आपको नहीं लगता है कि हमको जिले स्तर पर उन मुद्दों को चिन्हित करना चाहिए ताकि जनता के बीच में जाएं, हम उनको गिनाएं कि आपकी जिले की समस्याएं हैं, आप कांग्रेस को वोट दीजिए? क्या सिर्फ एक सबसे बड़े नेता को टारगेट करने से बात बन जाएगी क्या? छोटा जवाब दीजिए। सच रहता है, कोई अधिवक्ता सत्य को असत्य करने की कोशिश के केस तो जीत हार सकते हैं, और तथ्यों के साथ जो बात होती है। और आपने सही प्रश्न किया, हमने निचले स्तर पे बिल्कुल पूरा प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं मैं आप पे टिप्पणी नहीं कर रहा, मीडिया भी हमें नहीं दिखा रहा, हम नीचे से, क्योंकि मीडिया भी परचेज्ड है इनसे। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया, मैं आप प्रश्न, मैंने बहन जी आपके बीच में नहीं बोला, आप 30 सेकंड दे दीजिए मेरे को। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं हमारे। छोटा सा जवाब मैं बता दूं आलोक जी, इन्होंने पीतल को सोना बना के पेश किया है, और जब हम सुनाल के पास गए तो निकला पीतल, होने वाला यही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है अनीता जी, छोटा जवाब दीजिएगा। जब ये मीडिया का चौथा स्तंभ है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमको कहाँ छोड़ेंगे? इन्होंने हमेशा इनको सत्ता में रहने का रहा, सत्ता से बाहर होकर बौखला गए, परेशान हो गए, इसीलिए ये अनासला बोलते हैं, हरी पे इल्जाम लगाते हैं झूठे, और जो इन्होंने बाटो राजनीति की है इस देश में, वो देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है कपीश जी, अंतिम टिप्पणी आपकी। देखिए, मेरी अंतिम टिप्पणी यह है कि हम चाहे जो कुछ भी कमियां निकालें वो देश हित और प्रदेश हित में ही निकालते हैं। हमारी बहन को चाहिए था कि पूरी डिबेट हुए में वो हम लोग से डिस्टर्ब हुए बिना सिर्फ योगी सरकार की कीरत को बखानती, लेकिन ये एक भी कीरत नहीं बता पाई, क्योंकि उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में कोई काम नहीं किया। इसीलिए नड्डा साहब उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढा ढूंढने आए हैं, और उस गड्ढा ढूंढने कहाँ आए हैं कि जिन्होंने काम नहीं किया। नहीं कपीश जी, गड्ढा ढूंढने नहीं आए थे वो। खैर ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से लगातार यहाँ पर राजनीतिक बयान तो गर्म होते ही जाते हैं, विपक्ष ये साबित करने की कोशिश करेगा कि सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है, और सरकार हर बार ये कोशिश करेगी जनता को समझाने की कि हम जो कर रहे हैं वो आपके हित के लिए। अब देखने वाली बात होगी, क्या सरकार अपनी उपलब्धियों को कागज के हिसाब से जनता को समझा पाएगी, या जनता को वो चीजें सड़क पर अपने घर के आसपास दिखाई देंगी, और क्या विपक्ष उन कमियों को जनता की निगाहों के सामने ला पाएगी जिसको वो देख सके, सुन सके, समझ